अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हीट कंटेंट बराबर होते हैं बेटा ना, तब तो ना तो आपकी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना ही रिलीज होगी, और इस केस में इंथैल्पी में होने वाला चेंज क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ध्यान से सुनते चलो बेटा, बहुत आसान है, यही डेफिनेशन से ही समझ लोगे तो बाकी अभी हम आपको खटाखट एक लाइन में सब सिखा देते हैं। यहां पर देखिए भाई, आपको पता है ना कि ये आपके जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बनाते हैं उस टाइम या तो हीट एनर्जी आपके एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। तो जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी ना, उसे ही आप कह देते हैं हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पर आ जाओ, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हीट कंटेंट बराबर है, इंथैल्पी अगर आपके बराबर है ना, तो इंथैल्पी में होने वाला चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ऐसे रिएक्शन में ना तो हीट एनर्जी आपके एब्जॉर्ब होगी ना ही क्या होगी, बोलो बेटा, रिलीज हो जाएगी ना। अब मान लो इफ हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, भाई अगर इसका हीट कंटेंट ज्यादा है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, तो जब ये प्रोडक्ट बना देगा तो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी बेटा ना। और इस केस में आप डेल्टा एच को क्या लेते हैं, निगेटिव लेंगे, और ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। इट मींस जब आपके रिएक्टेंट का हीट कंटेंट प्रोडक्ट के हीट कंटेंट से ज्यादा होता है बेटा ना, तो जब भी ये कंबाइन करेंगे तो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है, और ऐसे केसेस में जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा ना वो आपका निगेटिव आएगा, और ऐसे रिएक्शन को क्या नाम दे देते हैं, आप एक्सोथर्मिक कहोगे। इसी तरह से आप लिख सकते हो कि इफ heat content of reactant is less than heat content of product, मान लो इसका हीट कंटेंट आपका ज्यादा है और इसका कम है बेटा ना, तो इसके हीट कंटेंट के बराबर करने के लिए रिएक्टेंट हमारा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और ऐसे केसेस में आपका डेल्टा एच आ जाएगा पॉजिटिव, और ऐसी रिएक्शंस आपकी क्या होती हैं, एंडोथर्मिक होंगी। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस है ना, वो आपके दो टाइप की मेनली कंसीडर की जाती हैं, एक आपकी एक्सोथर्मिक और एक बताओ बेटा एंडोथर्मिक। ये मीनिंग सभी के समझ में आया, बोलो बेटा। अनस, आयुष, गार्गी, शिवानी, काजल, चलो बहुत अच्छे, ये बेसिक समझ में आ गया। तो बस आप देखिए अभी पूरा महल हम खड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। लिखिए टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। जैसे फर्स्ट आप लीजिए यहां पर इंथैल्पी, इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इसे ही कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हम चाहे हीट बोले या इंथैल्पी बोले, दोनों की मीनिंग सेम होती है बेटा। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा आप लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अनदर आप लीजिए हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन।
अनदर आप ले सकते हैं हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अनदर आप लिख सकते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन। अनदर होता है बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी, और जिसको आप कहते हैं हीट ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी एनर्जी, इसी को हम कह देते हैं बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं बेटा। दिस इज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। और लास्ट में लिख लीजिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। जैसे फर्स्ट आपने लिखा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। सेकंड नंबर पर आप इसको रख लो, ये जो आपका हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। थर्ड नंबर पर आप रख लीजिए हीट ऑफ कंबशन। फोर्थ नंबर पर आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कर दो, और फिफ्थ नंबर पर आप रखिए हीट ऑफ सॉल्यूशन। सिक्स नंबर पर बॉन्ड एंथैल्पी हो गया, और सेवन नंबर पर हमारा क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आगे पीछे भी कर सकते, कोई समस्या नहीं है। आप यहां से यहां तक लीजिए, यानी न्यूट्रलाइजेशन को छोड़ करके बाकी सभी के लिए आप पर मोल काउंट करते हैं। यहां पर केवल एक मोल के लिए बात किया जाएगा। जैसे एक मोल नया सब्सटेंस बनाने में जितनी हीट एनर्जी आपके एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, उसे ही आप कह देते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ध्यान से सुनते चलो बेटा। किसी सब्सटेंस के एक मोल, कोई नया सब्सटेंस आपको बनाना है, जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं बेटा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल बनने में एंथैल्पी में कितना चेंज हो रहा है, कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है ना, उसे ही क्या कह देंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया जाएगा। तो जब आपके रिएक्टेंट्स कंबाइन हो करके कोई एक मोल नया सब्सटेंस बनाते हैं बेटा ना, नया मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, तो उस टाइम जितना एंथैल्पी में चेंज मिलेगा उसे हम क्या कह देंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। लिखते चलिए, एक लाइन ऐड कर लो, देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन, enthalpy of formation or heat of formation। लिखिए, it is the amount of heat, it is the amount of heat which is absorbed or released, which is absorbed or released during formation of 1 mole of substance, during formation of 1 mole of substance। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, जैसे आपने लिया कार्बन सॉलिड, कोयला लिया आपने, इसको आपने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया बेटा ना, और इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी। अब यहाँ पर हमने लिखा डेल्टा एच नॉट लिख दिया, ये नॉट साइन का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉट साइन का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है कि टेम्परेचर आपका होना चाहिए 298 केल्विन और प्रेशर होना चाहिए 180। प्रेशर क्या होना चाहिए बेटा, 180 होना चाहिए। ये होता हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन, और वहां पर नॉट साइन लगाया जाता है ना। अब यहाँ पर हमने लिखा डेल्टा एच नॉट एफ, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
मान लो हमने लिख दिया -94 किलो कैलोरी और ये पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल बनने में 94 किलो कैलोरी एनर्जी हमारी रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? तो साइन से ही पता लग रहा है बेटा ना कि रिएक्शन हमारी कैसी है, एक्सोथर्मिक है। अच्छा, इधर से तो ये फॉर्मेशन बोल सकते हैं ना। अब जरा दूसरे एंगल से देखा जाए, कोयले को आप जला रहे हैं कि नहीं जला रहे हैं, बोलो बेटा। भाई यहाँ तो कोयले को बर्न किया जा रहा है ना, तो अब यहाँ पर इसको हम हीट ऑफ कंबशन भी बोल सकते हैं। इट मींस किसी सब्सटेंस के 1 मोल के कंप्लीट बर्निंग पर जितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है ना, उसको हम क्या कह देंगे, हीट ऑफ कंबशन बोला जाएगा। ये मीनिंग समझ में आया, बोलो बेटा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ओके बेटा। और कंबशन की बात भी क्लियर हुई, बोलो बेटा। ओके, तो आप यहाँ पे इसको आप कह सकते हैं, तो कुछ केसेस में आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और कंबशन बराबर होता है बेटा। दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे आप लीजिए हाइड्रोजन गैस और प्लस यहाँ पर लीजिए O2 गैस। इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे ना, तो यहाँ से मिले आपके वाटर वेपर्स, और यहाँ पर आप लिखा डेल्टा H नॉट F ऑफ वाटर इक्वल टू -58.4 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के 1 मोल बनने में इतनी हीट एनर्जी क्या हुई, बोलो बेटा, रिलीज हुई ना। तो दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया। दूसरी तरफ देखो बेटा, हमने हाइड्रोजन गैस को जब कंप्लीटली बर्न किया ना, तब भी हमें इतनी ही एनर्जी तो मिलेगी ना। तो इसे कह सकते हैं हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसको क्या कह सकते हैं, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन बोल सकते हैं। तो जरा दूसरी मीनिंग भी लिख दो, लिखिए हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन, लिखिए हीट ऑफ कंबशन। It is the amount of heat energy, it is the amount of heat energy, it is the amount of heat energy which is released, during complete burning, during complete burning of 1 mole of a substance, of 1 mole of substance known as heat of combustion, known as heat of combustion. नेक्स्ट पार्ट लिखिए, जनरली हीट ऑफ फॉर्मेशन, जनरली हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब डेल्टा H नॉट F एंड डेल्टा H नॉट C मतलब हीट ऑफ कंबशन are taken as negative, are taken as negative। मतलब ये आपकी प्रोसेस कैसी है बेटा, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट डेल्टा H नॉट F, डेल्टा H नॉट F is taken as 0, taken as 0। अगर आपका एलिमेंट आपका फ्री स्टेट में है बेटा ना, तो उस केस में उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। भाई जब तक कंबाइन करके नया सब्सटेंस नहीं बनाएगा बेटा ना, तो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन की तो बात कर ही नहीं सकते है ना। इसका मतलब फ्री स्टेट में हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या ले लेंगे, हम उसे 0 कंसीडर करेंगे।
नेक्स्ट लिखिए हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखो यहां पर फॉर एग्जांपल आप लिया वाटर लिक्विड और इसको कन्वर्ट कर दिया आपने वाटर सॉलिड, मतलब आपने आइस बना दिया। क्या बनाया बेटा? आइस बनाया ना। हमने यहाँ पर लिखा डेल्टा एच नॉट पीटी, पीटी का मतलब फेज ट्रांसफॉर्मेशन, और ये वैल्यू हमने लिख दी -80 कैलोरी पर ग्राम, -80 कैलोरी पर ग्राम। और अगर पर मोल लेंगे तो 18 ग्राम के लिए ले लिया जाएगा बेटा ना, और 18 8 कितना होता है 144 हो जाएगा। तो ये माइनस ये आपका इतना लिखा जा सकता है, ये आप पर मोल लिख दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब वाटर का एक मोल आइस में कन्वर्ट होता है बेटा ना, उस टाइम जितनी हीट एनर्जी आपकी रिलीज होगी उसे ही आप कह देंगे हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। किसी सब्सटेंस का एक मोल जब एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होगा बेटा ना, उस टाइम जितनी हीट एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी या जितनी रिलीज होगी उसे ही क्या कह देंगे? हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हो। यहां पर देखो वाटर मॉलिक्यूल आपके फ्यूज होकर के सॉलिड बनाते हैं बेटा ना, तो इसको आप कह सकते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा लो एग्जांपल यहां पे आपने लिया H2O लिक्विड और इसको कन्वर्ट कर दिया हमने H2O वेपर में। जब वाटर को आप हीट करोगे तभी तो ये आपके वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा बेटा ना। और इस तरह से आप देखोगे कि ये आपका प्रोसेस कैसा हो गया? एंडोथर्मिक हो गया। यहां पर आप लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट पीटी इक्वल टू 540 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। पर मोल निकालना तो 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। इसको आप कहते हैं ना, दिस इज हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट ले लीजिए आयोडीन सॉलिड, आयोडीन सॉलिड, और इसको आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो आयोडीन वेपर्स में। इस प्रोसेस को आप कह देते हैं सब्लिमेशन। क्या कहेंगे बेटा? सब्लिमेशन। जब कोई सॉलिड डायरेक्टली आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बेटा ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहेंगे। यहां पर मान लो हमने लिखा है ना डेल्टा एच नॉट पीटी इक्वल टू प्लस 325 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब ये हो गया कि आयोडीन का जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो हमारा 325 किलो कैलोरी है। इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये जो है आयोडीन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आयोडीन का एक फेज किसमें कन्वर्ट हो गया? देखो बेटा दूसरे फेज में कन्वर्ट हो गया ना, इसको हम कह देते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। दिस इज हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो ये हो गया हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट लिखिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
आपने जैसे लिया ना यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सीन, ये आपका मान लो ये भी गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पर आपने लिया H2, ये भी गैसियस स्टेट में है, और ये दोनों कंबाइन होकर के यहाँ पर बना है साइक्लोहेक्सीन, ये भी मान लीजिए गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पर हमने लिखा डेल्टा H0 इक्वल टू -3900 किलो जूल पर मोल। इसका क्या मतलब हुआ बोलो बेटा? ये जो साइक्लोहेक्सीन लिखा है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड है बोलो बेटा? शिवानी, अमित, गार्गी, खुशबू, राशि। साइक्लोहेक्सीन इज, हाँ ईसा बेटा बिल्कुल सही लिखा आपने। तो ये जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, अब आपने किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का 1 मोल लिया और उसको जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे बेटा ना, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कह देते हैं हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन होने पर जितनी हीट एनर्जी आपकी रिलीज हुई ना, वो क्या हो गया हमारा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस भी हमारी एक्सोथर्मिक होती है, ये प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक नहीं होती है। तो जब आप किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का 1 मोल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं ना बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, उस टाइम जितना एंथैल्पी में चेंज मिलेगा उसे क्या नाम दिया जाएगा बोलो बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहेंगे। पुट कर दो, एक पॉइंट पुट कर दो। देखिए, when 1 mole of unsaturated hydrocarbon, when 1 mole of unsaturated hydrocarbon converted into 1 mole of saturated hydrocarbon, 1 mole of saturated hydrocarbon by the process of hydrogenation, by the process of hydrogenation known as heat of hydrogenation, known as heat of hydrogenation. Next point, the process of hydrogenation, the process of hydrogenation is an exothermic process. The process of hydrogenation is an exothermic process. नेक्स्ट लिखिए बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। हीट ऑफ सॉल्यूशन आपका बहुत आसान है बेटा। किसी सब्सटेंस का 1 मोल आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करिए, उस टाइम जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी ना, उसे हम क्या कह देंगे बेटा? हीट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। तो उससे क्वेश्चंस वगैरह जनरली नहीं आते, पर इससे क्वेश्चन जरूर दिया जाता है। तो बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, इसको जरा ठीक से समझ लीजिए। आप यहाँ पे 2 जरा सब्सटेंस लीजिए, एक आपने लिया A2 और दूसरा आपने लिया B2। हम इनको पहले क्या करेंगे, इनको एनर्जी सप्लाई करो। मान लो इनको H1 हीट एनर्जी और इसको मान लो हमने H2 हीट एनर्जी दे करके पहले एटॉमिक स्टेट में ले आए। किस स्टेट में लाए बेटा? एटॉमिक स्टेट में। अब आपको पता है ना
यहाँ पर ये दोनों एटम्स बॉन्ड के थ्रू जुड़े थे, यहाँ पर भी ये दोनों एटम्स क्या थे, बोलो बेटा, बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं ना। तो पहले तो हमें इनके बॉन्ड्स को क्या करना होगा, बोलो, ये ब्रेक करना होगा ना। और जब बॉन्ड को आप ब्रेक करते हैं तो इसको आप कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये जो आपका H1 और H2 ये हमारे क्या है, बोलो बेटा, ये हमारे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या है हमारे, बताओ, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। अब ये दोनों एटम्स आपको पता है ये गैसियस स्टेट में आ गए इस तरह से। अब इन दोनों को जब आप कंबाइन करा के आप नया मॉलिक्यूल बनाओगे ना, जैसे यहां से बना 2 मोल ऑफ न्यू ए बॉन्ड बी। तो आप गौर करिए, यहाँ पे आपने जितना हीट एनर्जी इनको सप्लाई किया था ना बॉन्ड तोड़ने में, तो वो एनर्जी इन्हीं के पास स्टोर होती है, और जब ये आपके कंबाइन करते हैं ना तो वो रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पर जब नया बॉन्ड आपका बनता है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ये H3 एनर्जी हमको मिली, इसको आप कह देते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। फिर से ध्यान दीजिए बेटा, पहले आपने यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिए A2 और B2, इनको पहले आप गैसियस स्टेट में लाएंगे और एटॉमिक स्टेट में लाया जाएगा। इसका मतलब पहले हम इनके बॉन्ड को तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उसे आप कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। उसके बाद ये दोनों एटम्स कंबाइन करके नया मॉलिक्यूल बनाए AB, और यहाँ पर आपका A बॉन्ड भी बना बेटा ना। तो जब भी आपका नया बॉन्ड बनता है तो जितना हीट कंटेंट इन्होंने एब्जॉर्ब किया था वो क्या कर दिया, इन्होंने रिलीज कर दिया ना, और इसी को हम कह देते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। अच्छा अब यहाँ देखो भाई, पहला प्रोसेस क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका एंडोथर्मिक। क्या हो गया बोलो बेटा, एंडोथर्मिक हुआ। और ये जो आपका दूसरा प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कैसा हो गया बोलो बेटा, ये हमारा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। अच्छा आप देखो, अगर आपका H1 प्लस H2 इक्वल टू अगर आपका H3 हो जाए ना, तो आप बताओ डेल्टा H क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, यहाँ पे 0 हो जाएगा कि नहीं। भाई अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी के बराबर हो गई ना, तो ना तो हीट एनर्जी आपके एब्जॉर्ब होगी, ना ही बताइए रिलीज होगी ना। ऐसे केस में डेल्टा H को हम क्या मान लेंगे बेटा, 0 मान लिया जाता है। और उसी तरह से अगर मान लो ये आपका ज्यादा हुआ और ये क्या हुआ, आपका कम हुआ ना, मतलब बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी आपकी यूज हुई थी और रिलीज कम हुई ना, तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी इनके पास स्टोर होगी वो क्या होगी, वो बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये प्रोसेस हमारी कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। मान लो यहाँ पर कम एनर्जी लगी और यहाँ पर क्या हुई, फिर से सुन लो बेटा, बॉन्ड तोड़ने में मान लो कम एनर्जी लगी और रिलीज ज्यादा हो रही है ना, रिलीज क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो प्रोसेस यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक होगा। ध्यान से सुनो बेटा, मान लीजिए बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी लगी है आपकी और रिलीज यहाँ पे ज्यादा हो रही है, तो जो रिलीज ज्यादा होगी इसका मतलब दोनों डिफरेंस ले लो, जितना ज्यादा एनर्जी होगी वो प्रोसेस को क्या बता देगा, वो आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा। यहाँ एनर्जी ज्यादा लगी और रिलीज कम हुई बेटा ना, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देना पड़ा बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाएगी, और ऐसे केस में आप इसको कह देंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। जरा ये दो लाइनें जरा लिख लीजिए, लिखिए, जनरली बॉन्ड डिसोसिएशन, energy is taken as positive. Generally bond dissociation energy is taken as positive and bond formation energy is taken as negative.
Next point, when any two molecule combine to form a new molecule, that is a new bond, then the change in enthalpy is known as bond enthalpy or bond energy. Next point, in general, when new bonds are formed, energy is released and enthalpy change taken as negative. नेक्स्ट लिखिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपने जैसे यहां पर लिया ना, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया HCl और प्लस आपने लिया NaOH. वन इक्विवेलेंट इसका लीजिए बेटा, वन इक्विवेलेंट इसका लीजिए. आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा क्या है बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस है. अब ये आपको पता है जब कंबाइन करेंगे तो यहां से मिला NaCl प्लस वाटर और इस प्रोसेस को आप कह देते हैं न्यूट्रलाइजेशन. तो जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का एक इक्विवेलेंट किसी स्ट्रॉन्ग बेस के एक इक्विवेलेंट के साथ कंबाइन होकर के सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है बेटा ना, तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं न्यूट्रलाइजेशन. मान लीजिए जब ये दोनों एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हुए ना, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा डेल्टा H नॉट N इक्वल टू -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट. अब यहाँ पे पर मोल नहीं लिया गया है बेटा, यहाँ पर क्या यूज किया हमने टर्म, ये पर इक्विवेलेंट लिया जाता है क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि एसिड और बेस एक दूसरे को तभी न्यूट्रलाइज करेंगे जब उनके इक्विवेलेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, वो आपके इक्वल होने चाहिए. तो जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का एक इक्विवेलेंट किसी स्ट्रॉन्ग बेस के एक इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करता है ना, उस टाइम जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी उसे ही क्या कह देंगे बेटा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे. दिस इज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अच्छा देखो भाई, एसिड की पहचान होती है हाइड्रोजन आयन से और बेस की पहचान बोलो बेटा, ये OH आयन से होती है ना. तो न्यूट्रलाइजेशन मेनली H पॉजिटिव और OH आयन का होता है. यहाँ पर Cl माइनस और Na इनका तो कॉम्बिनेशन होता है, पर न्यूट्रलाइजेशन हमेशा H पॉजिटिव और OH माइनस का होगा. मान लो अगर हम यहाँ लेते KOH और प्लस आप लिए होते HNO3, तो अब आप देखो OH आयन और H पॉजिटिव आयन तो वही है बेटा ना. यहाँ से आपको क्या मिलता, ये आपका KNO3 और प्लस वाटर. तो जब आपके लड़ने वाले वही रहे तो क्या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमारा बदलेगा, वो वैल्यू आपकी फिर उतनी ही रहेगी बेटा. इट मींस आप लिख सकते हैं डेल्टा H नॉट N इक्वल टू अगेन -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट.
तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप न्यूट्रलाइज करते हो तो आपको हमेशा इतनी ही वैल्यू मिलती है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होती है। पर यहीं पर मान लो आप लिए होते एसिटिक एसिड, ये आपका वीक एसिड है, और यहाँ पर आप लिए होते अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका वीक बेस है। तो आपको पता है ना ये आसानी से आयोनाइज नहीं होते, वीक होते हैं, तो कुछ एनर्जी इनके आयोनाइजेशन में खर्च हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू आपको मिलती है ना 13.7, ये उतना ना मिल करके थोड़ी सी वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। जैसे इनको जब आपने न्यूट्रलाइज किया ना, तो यहां से मिला आपको अमोनियम एसिटेट, और यहां से लीजिए प्लस वाटर, अमोनियम एसिटेट प्लस वाटर, और डेल्टा एच नॉट एन ये मान लीजिए मिला आपको 12.3 माइनस 12.3 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये हो गया कि 1.4 किलो कैलोरी एनर्जी इनके आयोनाइजेशन, इनको आयोनाइज करने में खर्च हो जाएगी। तो जब भी आप वीक एसिड और वीक बेस को न्यूट्रलाइज करोगे बेटा ना, तो एंथैल्पी में होने वाला चेंज आपको कम मिलता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बराबर नहीं रहेगा। ये सारे एंथैल्पी समझ में आए सभी को? बोलो बेटा। खुशबू, मुस्कान, ग्रेबिट, माइनस 13.7 बेटा, वो 12.7 नहीं माइनस 13.7 है, 13.7 बेटा, 12.3 है, 12.3। अगर आपको हीट ऑफ कंबशन मेजर करना होता है बेटा ना, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उससे कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या कहते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर। एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, लिखिए हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन, कंबशन is measured by bomb calorimeter, by bomb calorimeter। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ना, जरा एक क्वेश्चन लिख करके देख लो। लिखिए न्यूमेरिकल, लिखिए न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन, न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन thermochemical equations, numerical based upon thermochemical equations। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम दो तरह का मेथड यूज करते हैं। एक आप लेते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा लिया जाता है इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड। तो ये तो आप स्कूल एग्जाम के लिए यूज करते हो बेटा, पर हम लोग कंपटीशन में सीधा चोट मारते हैं और आप रिजल्ट निकाल करके सामने रख देते हैं। तो इसी का यूज करना है, और ये बिल्कुल आपके मुफ्त के न्यूमेरिकल्स होते हैं, बिल्कुल जोड़ने घटाने पर आपके मार्क्स होते हैं बेटा। तो बिल्कुल समझ लो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। By this method, following steps are taken, following steps are taken, following steps are taken
to solve the thermochemical problems. To solve the thermochemical problems. Step 1. Step 1. Write balanced equation. Write balanced equation. Equation which is asked in the question. Which is asked in the question. In the question. For example, जैसे हमने कहा कि calculate heat of combustion. Calculate heat of combustion of ethane. Calculate heat of combustion of ethane. तो हम इथेन को कंबशन कराने वाले का बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे बेटा। तो अब आपने यहाँ पर लिखा C2H6 ये गैसियस स्टेट में प्लस O2 ये गैसियस स्टेट, यहां से आपने बनाया ट्वाइस CO2 और प्लस 3 वाटर। मान लो ये लिक्विड स्टेट में है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है कि हमें जो भी क्वेश्चन में जो भी चीज आपके क्वेश्चन में पूछा गया है ना उसका आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। ये 7/2 हो गया। अब आ जाइए स्टेप 2 में। स्टेप check the type of enthalpy. Check the type of enthalpy is used for reactants and products. Reactants and products. दूसरा काम आपको ये करना होता है बेटा ना कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए किस टाइप की इंथैल्पी का यूज किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिया जाता है कि इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन carbon dioxide and water are minus x minus y and minus z kilocalorie per mole respectively। जैसे हमने कहा ना कि सबसे पहला काम क्या किया आपने बेटा, क्वेश्चन में जो भी चीज आपकी पूछी गई है उसका हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना है। दूसरा काम हमें ये करना है ना कि क्वेश्चन में किस तरह की इंथैल्पी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए यूज किया गया है। अब जैसे हमने कहा ना कि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए हमने कौन सी इंथैल्पी लिया, देखो बेटा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिया ना और उनकी वैल्यूज दी रहती है, आपको याद नहीं करना है। ये मान लो -x है, इसका -y और इसका क्या दिया हमने -z लिया। अब केवल आपके दो ही केस आते हैं। देखिए स्टेप 3 स्टेप 3 case 1 when enthalpy of formation of reactants and products are given
are given, then enthalpy change, for the given reaction, गिवन रिएक्शन का मतलब ये वाली रिएक्शन जो आपने पहले लिखा है बेटा, फॉर द गिवन रिएक्शन विल बी आप लिखोगे डेल्टा एच नॉट इक्वल टू, वो कोई भी इंथैल्पी आपसे पूछी गई हो बेटा, कंबशन पूछा गया हो, हाइड्रोजनेशन पूछा गया, या दुनिया कोई चीज पूछी गई, हमें उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। हम केवल पहले स्टेप और दूसरे स्टेप को फॉलो करने के बाद में तीसरे स्टेप में अगर केस वन इस तरह से दिया है ना, तो इंथैल्पी ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा एच नॉट विल बी इक्वल टू टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल enthalpy of formation of reactants, total enthalpy of formation of product माइनस क्या करना है, total enthalpy of formation of reactants कर देंगे। अब जैसे मान लो अगर यहीं पर लिया जाता है बेटा ना, तो आप क्या करते बताओ भाई, जैसे O2 लोगे तो O2 तो फ्री स्टेट में है ना, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 रहेगा, इससे हमें मतलब ही नहीं है। अब देखो प्रोडक्ट में क्या दिया है आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया है ना, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना लिया हमने, ये लिया आपने -y, तो 2 इंटू -y प्लस 3 इंटू -z, और उसके बाद फिर क्या करोगे माइनस, और फिर ब्रैकेट लगा करके इंटू क्या कर दो, इथेन का आपका है -x, इस तरह से करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। आप वैल्यू रख दो, आपने यहाँ लिखा डेल्टा एच नॉट इक्वल टू, आपने यहाँ पर लिया ये 2 इंटू -y प्लस ये हो जाएगा आपका 3 इंटू -z और फिर माइनस x, तो अब ये हो गया आपका, देखिए -2y -3z और प्लस x। तो यहाँ पर अब जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको रख करके हम किसके बराबर कर देंगे बेटा, ये डेल्टा एच के बराबर कर देंगे। ये पार्ट सबके समझ में आया, बोलो बोलो बेटा। हमने विद एग्जाम्पल इसलिए दे दिया है ताकि क्वेश्चन जब भी दिया जाए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। पहला स्टेप ढंग से पढ़िए बेटा, फिर दूसरा स्टेप पढ़िए, और तीसरे स्टेप में फिर आपका अगर केस 1 दिया है ना, तो उसको देखते हुए फिर आप करते चले जाओ। चलो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज किया गया है, बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बिठाओ। सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन में क्या चीज पूछा गया है ना, उस पूछे हुए चीज का आपको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन लिख देना है। बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद आपको ये देखना है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए किस तरह की इंथैल्पी यूज की गई है। मान लो अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने यूज किया है बेटा ना, तब वहां पर उस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब रिएक्टेंट्स के टोटल इंथैल्पी लेनी है और प्रोडक्ट्स के टोटल इंथैल्पी लेनी है। तो प्रोडक्ट की टोटल इंथैल्पी में से क्या कर देना है बेटा, रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी को माइनस कर देना है, जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका इंथैल्पी चेंज हो जाएगा। रिएक्शन जो भी पूछा गया उस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये पहला केस हो गया बेटा। अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपने यूज किया है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए, कैसे, क्वेश्चन एक लिख लो यार, लिखिए।
लिखिए इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन if heat of formation of ethane carbon dioxide and water if heat of formation of ethane carbon dioxide and water are minus 125 minus 94 and minus 64.8 kilocalorie per mole respectively then calculate heat of combustion of ethane हमने इथेन के कंबशन का ये बैलेंस इक्वेशन लिख दिया है 7/2O2 gives out twice CO2 और plus 3 water आपको यहाँ पर डेल्टा H नॉट C निकालना है चलो फटाफट वैल्यू रख करके निकाल दो बेटा जरा ईसा आयुष निशांत नमन अनस साक्षी शिवानी सिया लवन्या सब लोग फटाफट कैलकुलेट करो बेटा राशि साइन जरूरी है बेटा प्लस या माइनस ईसा बेटा केवल साइन का ही मार्क्स होता है क्योंकि दो ऑप्शन आपके दिए होंगे एक माइनस साइन के साथ एक प्लस के साथ में हाँ माइनस ठीक है बेटा -257.4 चलो वेरी नाइस ठीक है बेटा तो ये पहला कंसेप्ट समझ में आया सभी के बोलो चलो दूसरे वाले के जरा पॉइंट लिख लीजिए देखिए केस टू लिखिए when heat of combustion or heat of hydrogenation or bond enthalpy of all reactants and products are given अगर आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या आपकी बॉन्ड एंथैल्पी यूज की गई है बेटा ना तब उस केस में देन एंथैल्पी चेंज फॉर
which is asked in question, which is asked in question, asked in question is given by अब यहां लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट इक्वल टू टोटल हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, उल्टा कर देना है बेटा, रिएक्टेंट्स माइनस टोटल हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स पहले केस का बिल्कुल उल्टा कर देना है बेटा। पहले में आपने प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट किया था ना, इस बार क्या करना, हमें रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट कर देना है। अब एक खास बात अंडरलाइन करके लिख लो, लिखिए इन केस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, इन केस ऑफ बॉन्ड एनर्जी द साइन ऑफ एंथैल्पी, in case of bond energy the sign of enthalpy is not used, the sign of enthalpies are not used। वहां पर प्लस और माइनस साइन आपको नहीं लेना है बेटा, पर बाकी सभी एंथैल्पी में जिस साइन के साथ गिवन हो ना वो साइन आप यूज करेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी केस में ले लेंगे आंसर गलत हो जाएगा, तो केवल बॉन्ड एंथैल्पी को छोड़कर बाकी सभी के केस में आपको एंथैल्पी के साइन यूज करना है कैलकुलेशन में, बॉन्ड एंथैल्पी में आपको साइन नहीं लेना है। तो बस यार ये दो ब्रह्मास्त्र हैं, इन्हीं का यूज करिए और आप सारे के सारे प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि थर्मोकेमिस्ट्री अच्छे से समझ में आया सभी को। इस पर आप लोग क्वेश्चंस वगैरह कर डालो बेटा, और कल आपका टेस्ट है ना, और टेस्ट को बढ़िया से दीजिए। हम आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा पाए हैं, तो उसमें एंट्रोपी आप जरा पढ़ लेना बेटा, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पूरा थ्योरेटिकल है, उस पे न्यूमेरिकल जनरली नहीं आता पर थियरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी और जो है एंट्रोपी, ये दो चीजें आप पढ़ लेंगे बेटा, अपने मन से उसको थियरी वाला पार्ट है उसको पढ़ लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन उससे भी आ जाते हैं ना टेस्ट में, आईएनईटीक्यू और जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो अब आप लोग अगले सेशन के लिए जुड़ जाइए। आज का सेशन यही आपका खत्म करते हैं बेटा, चलो ओके बाय, टेक केयर।